हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे चल रही बच्चा? उम्मीद करता हूं कि आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं 2027 विज्ञान का जो है एक गेस पेपर। आप इसे मॉडल पेपर, प्रैक्टिस पेपर कह सकते हो। इस पेपर में सम्मिलित सभी जो क्वेश्चन है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है और इन क्वेश्चन को आप तैयार कर लेते हो तो आपका बोर्ड एग्जाम में 90% पक्का हो जाएगा। प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन पेपर है ना, इस क्वेश्चन पेपर को मैंने खुद बनाया है और विज्ञान की जो सबसे निचोड़ है, जो बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार रिपीटेड क्वेश्चन है, उनको सम्मिलित किया गया है। और इस क्वेश्चन पेपर को पूरे सॉल्यूशन के साथ मैं आपको दूंगा। और एग्जाम हॉल में जाने से पहले इस क्वेश्चन पेपर को पूरा अंत तक जरूर देख कर जाना। और चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना बच्चा। इस तरह की वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। सबसे पहले आपको इस तरह का क्वेश्चन पेपर जो मिलेगा उस पर 2027 विज्ञान लिखा होगा। और आपको सबसे पहले बच्चे यहाँ पे जो भी आपका अनुक्रमांक है उस अनुक्रमांक को यहाँ पे क्या करना है, राइट कर लेना, यानी लिख लेना है। ठीक है। और आपको यहाँ पे आपका जो भी नाम है उस नाम को यहाँ पे लिख लेना है। एंड इसके बाद आपको इस क्वेश्चन पेपर को, ये जो गेस पेपर है बच्चा, ये गेस पेपर आप इसे प्रैक्टिस पेपर या मॉडल पेपर कह सकते हो। ठीक है। तो ये जो गेस पेपर ये बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट पेपर है बच्चा, इम्पोर्टेंट पेपर है। ठीक है। समय आपको 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा एंड जो पूर्णांक होगा वो आपको 70 का मिलेगा। और 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल की तरफ से दिया जाता है। यानी इस पेपर को हल करने के लिए आपको 3 घंटे का समय मिलेगा एंड 15 मिनट का समय आपको इस पेपर को पढ़ने के लिए दिया जाता है। यानी 3 घंटे 15 मिनट के अंदर अंदर इस पूरे पेपर को आपको हल करना है। इस पेपर को हल करने से पहले बच्चे यहाँ पे कुछ सामान्य निर्देश दिए होते हैं। इस निर्देश को पढ़ना बेहद इंपॉर्टेंट होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। इस निर्देश को एक एक पढ़कर मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला यहाँ पे जो निर्देश दे रखा है, ये दे रखा है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। एंड यहाँ पे दूसरा निर्देश दे रखा है कि प्रश्न पत्र 2 खंडों, खंड अ तथा खंड ब में विभाजित है। एंड यहाँ पे तीसरा निर्देश दे रखा है कि खंड अ तथा खंड ब आपका 3 उपभागों में बटे हैं, जिसमें उपभाग फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड में ये विभाजित है। एंड इसके बाद चौथा निर्देश देता आपका, ये दे रखा है कि प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिनमें सही विकल्प का चयन करके ओएमआर उत्तरक पत्रक पे नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से आपको भरना है। और ध्यान देना कि ओएमआर उत्तरक पत्रक पे उत्तर देने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर आदि का प्रयोग आपको कदापि नहीं करना। अगर आप एक बार क्वेश्चन का आंसर दे देते हो उसके बाद आप किसी भी तरह का व्हाइटनर का प्रयोग नहीं कर सकते हो, उसे मिटा नहीं सकते हो, उसे इरेज नहीं कर सकते हो, उसे कट क्रॉस नहीं कर सकते हो। इस चीज़ का बेहद ध्यान देना। तो बहुत ही सोच समझ के अपने ओएमआर पे जो है टिक करना। और आप एक ध्यान देना कि आपको सिर्फ और सिर्फ बॉल पॉइंट पेन का उपयोग करना। आपको बच्चा किसी भी तरह का जेल पेन का उपयोग ओएमआर को भरने के लिए नहीं करना है। और इसके बाद यहाँ पे 5वां निर्देश दे रखा है कि खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्नों हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक निर्धारित है। एंड यहाँ नेक्स्ट यहाँ पे 6वां निर्देश दे रखा है कि खंड ब में आपको वर्णनात्मक टाइप के प्रश्न देखने को मिलेंगे। एंड यहाँ पे नेक्स्ट निर्देश है कि प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनकी निर्धारित अंक दिए गए हैं, यानी कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है ये उसके आगे लिख दिया गया है। एंड यहाँ पे नेक्स्ट है कि खंड ब के प्रत्येक उपभाग के सभी प्रश्नों को एक साथ हल करना आवश्यक है। प्रत्येक उपभाग नए पृष्ठ से आपको प्रारंभ किया जाना चाहिए और सभी प्रश्न आपको करना इस क्वेश्चन पेपर का अनिवार्य है। ये रहा बच्चा कुछ निर्देश। अब आपका आता है खंड अ, जिसमें आपको मिलेगा बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न। यहाँ पर बच्चा सबसे पहले आपको देखने को मिलता है खंड अ,
खंड अ में आपको मिलते हैं बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न, जिसमें आपको सबसे पहले उपखंड क देखने को मिलता है। इसका आंसर आपको बच्चा OMR सीट पे दिया जाना होता है और इसके लिए आपको टोटल बोर्ड की तरफ से केवल बहुविकल्पी को हल करने के लिए 1 घंटे का समय और खंड ब को हल करने के लिए 2 घंटे का समय दिया जाता है। इसका आंसर आपको OMR सीट पे देना है। यहाँ पे जो सबसे पहला और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम की मतलब कि एक तरह से हाईलाइट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा कि कोई दर्पण किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनाता है, तो वो दर्पण किस प्रकार का दर्पण है? समतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण है, समतल या उत्तल है? तो बच्चा जो समतल या उत्तल जिसमें आप अपना फेस देखते हो वो समतल दर्पण होता है। तो समतल या उसे उत्तल कहते हैं। ये किसी भी दशा में वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनाता है। आप अपने आप को कैसा देखते हो? सीधा देखते हो। दूसरा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सामान्य आँख के लिए दूर बिंदु कितना होता है? 25 सेमी, अनंत, 100 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर होता है। तो ये जो बच्चा होता है अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है, और निकट जो बिंदु होता है वो 25 सेमी होता है। ध्यान देना, निकट बिंदु 25 सेमी, देन आपको जो दूर बिंदु होता है वो इनफाइनाइट अनंत होता है। इसके बाद यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन दे रखा बच्चा कि किसी चालक में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है और 2 सेकेंड में चालक से गुजरने वाले आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। यहाँ पे धारा जो है I बराबर कितना एम्पियर है? 2 एम्पियर की प्रवाहित हो रही है। देन यहाँ पे समय कितना लग रहा है इस धारा को प्रवाहित होने में? 2 सेकेंड का समय लग रहा है, ठीक है। और इससे बहने वाले आवेश की मात्रा Q बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी यही हमें पता करना है। तो बच्चा हम Q बराबर जानते हैं I इंटू टी होता है, I इंटू टी होता है, ठीक है। यहाँ पे I की वैल्यू 2 एम्पियर दे रखा है और T की वैल्यू 2 सेकेंड दे रखा है। 2 सेकेंड, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4 यहाँ पे कुलाम हो जाएगा। आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? कुलाम होता है। और एग्जाम में आपका मात्रक लिखना बेहद इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर देखते हैं 4 कुलाम होगा, 1 कुलाम होगा, 6 कुलाम होगा, 8 कुलाम होगा। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो 4 कुलाम हो जाएगा बच्चा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि प्रेरित वैद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने का नियम क्या है? प्रेरित वैद्युत धारा की दिशा फ्लेइंग के दाएं हाथ का नियम है, फ्लेइंग के बाएं हाथ का नियम है, ओम का नियम है, या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चा जो फ्लेइंग के दाएं हाथ का नियम है ना, इससे प्रेरित वैद्युत धारा की दिशा ज्ञात की जाती है। यानी आप कहें तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। एंड यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है न्यूटन अपान एम्पियर मीटर का स्क्वायर, न्यूटन अपान एम्पियर मीटर है, या न्यूटन एम्पियर मीटर है, या न्यूटन का स्क्वायर एम्पियर मीटर है। अब चुंबकीय क्षेत्र बी की बात कर रहा है, बी की बात कर रहा है बच्चा। आप इसको कोई भी एक सूत्र पता हो जिसमें ये बी आता है, उसके माध्यम से इस जो है मात्रक को आप फाइंड कर सकते हो। जैसे अभी एक मुझे सूत्र पता है, एफ बराबर आई बी एल साइन थीटा होता है, ठीक है। साइन थीटा तो नहीं रखना है। अब इसके बाद इस बी की वैल्यू पूछ रखा है। बी बराबर अगर हम देखें तो ये दोनों गुणा में है और इधर आएंगे तो ये भाग में हो जाएगा। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा? आई और एल हो जाएगा। अब यहाँ पे है बल, बल का मात्रक जो होता है वो न्यूटन होता है। क्या होता है बच्चा? न्यूटन। और यहाँ पे आई की वैल्यू क्या होती है? आई जो है धारा है, धारा का मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर। और ये है लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर होता है। ऐसा देखो, न्यूटन अपान एम्पियर मीटर, ठीक है। न्यूटन अपान एम्पियर मीटर, न्यूटन अपान एम्पियर मीटर का इसको न्यूटन अपान एम्पियर मीटर। इन ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 6वां क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि वैद्युत विभवांतर का मात्रक क्या होता है? विभवांतर हम जानते हैं V बराबर होता है W/Q, ठीक है। और इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है? एम्पियर होता है, ओम होता है, वोल्ट होता है, वाट होता है। तो बच्चा आप समझ गए होंगे कि जो वोल्ट है वैद्युत धारा का मात्रक है, एम्पियर किसका मात्रक है? धारा का है, सॉरी विद्युत विभवांतर का मात्रक है, ठीक है। वोल्ट जो है वैद्युत विभवांतर का मात्रक है। ओम जो है वो किसका मात्रक है? ओम जो है ये वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। वाट जो है ये शक्ति का मात्रक है। एम्पियर धारा का मात्रक। तो यहाँ पे बचता क्या है? वोल्ट। वोल्ट वैद्युत विभवांतर का मात्रक हो गया, ठीक है।
अब इसके बाद 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन दे रखा है कि एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या, यानी इसकी वैल्यू दे रखा, वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। फोकस दूरी बराबर हम जानते हैं F बराबर R/2 होता है। अब यहाँ पे वक्रता त्रिज्या दे रखा है 30 और यहाँ पे बट्टा में 2 है, तो इससे कट करके आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद बच्चा यहाँ से आ जाता है आपका उपखंड ख। क्या आएगा, उपखंड ख। इसमें क्या दे रखा है, 8वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से अम्लीय लवण कौन सा है। ठीक है, अम्लीय लवण कौन सा है, KCN है, NaHSO4 है, NaCl है, Na2SO4 है। तो यहाँ पर बच्चे जो 8वां होगा, 8वां के NaHSO4 क्या है, अम्लीय लवण है। यहाँ पे H+ आपको दिखा रहा था, ये क्या है, अम्लीय लवण है। तो ऑप्शन नंबर बी आप टिक कर लेना। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है ख, Fe2O3 + 2Al, यहाँ पे एरो Al2O3 + 2Fe, यह अभिक्रिया किस प्रकार की है। अब यहाँ पे ध्यान देना कि जो Fe है वो एल्युमिनियम से अत्यधिक क्रियाशील है। एल्युमिनियम जो है Fe से अधिक क्रियाशील है। तो एल्युमिनियम क्या कर दी, अपने कम क्रियाशील वाली Fe को क्या कर दी, विस्थापित कर दी, यानी यहाँ से हटाकर फेंक दी। तो यहाँ पे जो होगा वो कौन सा अभिक्रिया होगा, वियोजन होगा, संयोजन अभिक्रिया होगा, विस्थापन अभिक्रिया होगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया होगा। तो यहाँ पर बच्चा ऑप्शन सी विस्थापन अभिक्रिया होगा, क्योंकि एल्युमिनियम अत्यधिक क्रियाशील है। कम क्रियाशील Fe को क्या कर दिया, इससे भगा दिया, अलग कर दिया, विस्थापित कर दिया। तो कौन सी अभिक्रिया बनेगी, विस्थापन अभिक्रिया बनेगी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 10वां नंबर। जितने भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए थे, एक लाइक फटाफट सभी लोग कर दो। ठीक है, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड यहाँ पे 10वां क्वेश्चन है, ये दे रखा है कि एल्यूमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन परत का बनना क्या कहलाता है। यानी जो एल्युमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन परत बनता है वो क्या कहलाता है। एनोडिंग कहलाता है, कैटिडेशन कहलाता है, रेशमीकरण कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो ये बच्चा एनोडिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, एनोडिंग। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि चिप्स के पैकेट में भरी जाने वाली गैस कौन सी होती है। अमोनिया होती है, नाइट्रोजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, या सल्फर डाइऑक्साइड होती है। जो आप चिप्स खाते हो 5 रुपये वाला, उसमें गैस भरकर उसे फुला दिया जाता है। चिप्स तो 10 होता है, 7 लेकिन उसमें एक गैस भरी जाती है। वो क्या करता है, चिप्स को सुरक्षित भी रखने का कार्य करता है। तो वो कौन सी गैस होती है, आज आपको पता होगा कि वो नाइट्रोजन गैस होती है, और ये गैस काफ़ी हल्का होती है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन है कि क्षारीय विलयन का pH मान कितना होता है। अब देखिए क्षारीय की बात कर रहा है। ठीक है, 0 होता है, 7 होता है, 7 से कम होता है, 7 से अधिक होता है। तो यहाँ पे क्षारीय का जब भी होगा तो 7 से अधिक होगा, और उदासीन का 7 होगा, और जो है अम्लीय का 7 से कम होता है। इस चीज़ का ध्यान देना। और ये क्वेश्चन जरूर बनता है, या तो क्षारीय पूछ देगा, या तो अम्लीय पूछ देगा, या तो उदासीन पूछेगा, एक जरूर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं तीनों आपको बता दिया, जो आएगा उसे आप टिक कर लेना। 13 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि अधातु है, यहाँ पे है पोटेशियम K है, फ्लोरीन F है, एल्युमिनियम है, या यहाँ पे सोडियम Na है। अधातु क्या है बच्चे, यहाँ पे आप ध्यान देना। यहाँ पे जो B है फ्लोरीन, ये अधातु है, बाकी सभी क्या है, धातु है। ठीक है, अब यहाँ से आपका आ जाता है उपखंड ग, जिसमें आपको बायोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। 14 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध लंबे पौधे का जीन प्रारूप होता है। यहाँ पे डबल कैपिटल टी स्मॉल टी, डबल स्मॉल टी और कैपिटल टी। तो यहाँ पर बच्चा आपका हो जाएगा 14 का 1 डबल कैपिटल टी। 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि स्वपोषी पोषण हेतु क्या आवश्यक है। स्वपोषी का मतलब जो अपना पोषण स्वयं करता है। आप नहीं हो, पौधा हो गया, क्योंकि पौधा अपना भोजन क्या करता है, स्वयं करता है। तो उसके लिए क्या आवश्यक है, आप भी हो स्वपोषी में, ऐसा मत समझना है।
कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल आवश्यक है, क्लोरोफिल आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, या इनमें से सभी। तो एक पौधे के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की भी ज़रूरत है, जल की भी ज़रूरत है, क्लोरोफिल के कारण वो हरा कलर का दिखाई देता है, सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाता है, यानी इनमें से सभी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, मूत्र का निर्माण होता है, यानी कि हम पानी और भोजन कर लेते हैं लेकिन मूत्र एक थैली में जाकर कलेक्ट होती है, और वो जो निर्माण होता है जहाँ पे कलेक्ट होती है उसको क्या कहते हैं? ब्रिक में होता है, यकृत में होता है, प्लीहा में होता है, या हृदय में होता है? तो हृदय में तो होगा नहीं, ये ब्रिक में होता है। ठीक है, इस तरह के जो है मटर के पौधे की जैसा एक रहता है, और यहाँ पे ठोप ठोप करके पानी आता है और इसमें जुड़ता है, फिर ये क्या करता है जो है मूत्र मार्ग के द्वारा पेशाब के रूप में बाहर निकल जाता है। ठीक है, और 17 नंबर क्वेश्चन की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? आपके जो मुख में लार बनती है उसमें कौन सी एंजाइम पाई जाती है? किसी को बता देना। पेप्सिन पाई जाती है, माइलेज पाई जाती है, ट्रिप्सिन पाई जाती है, या लाइपेज पाई जाती है? तो इसमें जो पाई जाती है बच्चा एमाइलेज पाई जाती है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? एमाइलेज। 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा बच्चा कि हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है श्वसन में, उत्सर्जन में, पाचन में, पोषण में। ठीक, तो यहाँ पे श्वसन में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है ब्लड में पाया जाता है और ये श्वसन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब यहाँ पे 19 नंबर आ गया कि ब्रिकों का कार्य क्या होता है? जो ब्रिक होते हैं जिसमें मूत्र का निर्माण होता है उसका कार्य क्या होता है? श्वसन होता है, प्रजनन होता है, उत्सर्जन होता है, या पाचन होता है? ये उत्सर्जन मतलब कि जो पेशाब बनता है उसका जो मूत्र बनता है वो उसको निकालना का कार्य होता है। ठीक है, जो कि सीसन के माध्यम से बाहर निकल जाता है। तो उत्सर्जन आपका जो ऑप्शन सी है ये करेक्ट हो जाएगा, उत्सर्जित करने का कार्य करता है। अब इसके बाद 20वां नंबर क्वेश्चन है कि परागकोश में होते हैं वाहदल होते हैं, अंडाशय होते हैं, अंडप होते हैं, या परागकण होते हैं? तो यहाँ पे जो है परागकोश में बच्चा परागकण होते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ तक 20 बहुविकल्पी प्रश्न समाप्त हो गए और आपका 1 घंटे का समय समाप्त हो गया। नेक्स्ट देखते हैं खंड ब, जिसमें आपको मिलेंगे वर्णनात्मक टाइप के प्रश्न। तो बच्चा आपको सबसे पहले मिलता है खंड ब। खंड ब में आपको मिलता है वर्णनात्मक टाइप के प्रश्न, और इसका आंसर देने के लिए 2 आवर का समय आपको प्रोवाइड होता है बोर्ड की तरफ से, और इसका आंसर आपको आंसर शीट पे दिया जाना होता है। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन दे रखा है कि एक लेंस की फोकस दूरी की गणना कीजिए यदि उसकी क्षमता -2.0 डायोप्टर हो, यदि +1 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस इसके साथ जोड़ दिया जाए तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? अब इसको ध्यान देना कि इसको लगाना कैसे है। ठीक है, और जितने भी न्यूमेरिकल आते हैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल आते हैं जो है उपखंड क में, क्योंकि ये फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं इसमें। तो बच्चा इसका आंसर देना बहुत आसान होता है, जितने भी क्वेश्चन आते हैं सभी आसान होते हैं। सबसे पहली जो चीज़ है, एक तो उसकी पहली जो लेंस की क्षमता P1 दे रखा है वो -2 डायोप्टर दे रखा है, यानी P1 की वैल्यू कितना है? -2.0 डायोप्टर। और एक इसके साथ अलग से जोड़ रहा है, मतलब इसे आप P2 मान सकते हो, +1D जोड़ा यानी 1 डायोप्टर। अब इसकी हम अगर फोकस की बात करें, पहले की फोकस की F1 की, तो ये हो जाएगा 1/P होता है इसका, और P जो लेंस की क्षमता है 2 डायोप्टर दे रखा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/ ये माइनस का 2 डायोप्टर। अब इसका जब इसमें आप डिवाइड दोगे तो -0.25 और ये आएगा आपका मीटर में। ठीक है, अब इस मीटर को सेमी में चेंज करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 0.5 × 100 का जब आप गुणा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा बच्चा? 1 0 से दशमलव यहाँ पर आ जाएगा, और 10 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 10 × 5 = 50 -50 सेंटीमीटर आपका एक फोकस F1 की वैल्यू आ गई। ठीक है, फोकस F1 की वैल्यू। अब इसमें हमको 2 ठो दे रखा है संयुक्त फोकस, एक P1 दे रखा है और एक P2 दे रखा है। अगर हम संयुक्त आपका जो है ये निकालें, संयुक्त फोकस संयुक्त जो है लेंस की क्षमता, तो P बराबर हो जाएगा P इक्विवेलेंट, यानी P टोटल P1 + P2। ठीक है, P1 की वैल्यू कितना है? P1 की वैल्यू बच्चा यहाँ पे -2 डायोप्टर है, तो यहाँ पे रख देंगे -2.0 डायोप्टर, प्लस P2 की वैल्यू कितना है? प्लस का 1 डायोप्टर, प्लस का 1 डायोप्टर। अब यहाँ पर देखिए 2 अलग अलग संख्या, एक 2 है और 1 है। इसमें संख्या कौन सी बड़ी है? 2, और इसका चिन्ह क्या? माइनस। हर समय बड़ी वाली संख्या का चिन्ह लिखते हैं, और जब 2 विपरीत चिन्ह होते हैं तो आपस में घट जाते हैं। तो यहाँ से 2 में से 1 गया, 1 बचेगा, और 2 बड़ा संख्या इसका चिन्ह माइनस का, तो यही लिखते हैं। यानी टोटल जो P इक्वल आ गया वो -1 आ गया।
अब यहाँ पर बच्चा हम क्या करेंगे, एफ बराबर इन टोटल अगर एफ निकालें तो ये होगा 1/p होगा, लेंस की क्षमता p। अब यहाँ पे 1 है और टोटल p जो निकला है वो क्या है, -1 है। इससे भाग दे दोगे तो आ जाएगा कितना, -1 जो है -1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान देना है। ये फोकस हो गया, फोकस जो है -1 जो है ये आपका मीटर में आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने मीटर में ही सब कुछ देता है तो मीटर में आएगा। इस चीज़ को ध्यान देना, ऐसे ही आपको निकालना है। संयुक्त फोकस हमने यहाँ पे निकाल लिया। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर देखिए क्या देता है, फोकस दूरी क्या होगी, तो फोकस दूरी -1 मीटर होगी। 4 नंबर का क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई वस्तु 10 सेमी की दूरी पर रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। ये भी 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया। तो देखिए बच्चा, इसको हल कैसे करेंगे। सबसे पहले जो भी वैल्यू दे रखा है उसको चिन्ह के साथ लिखेंगे। यहाँ पे एफ है तो एफ की वैल्यू +15 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि जो है लेंस दर्पण जो है उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण में जो फोकस होता है वो धनात्मक होता है। ठीक है, इसके लिए आपको एक सूत्र बता दूं, एफ बराबर अरुद होता है। अरुद, उत्तल में जो फोकस होता है वो धनात्मक होता है और उत्तल में जो फोकस होता है वो ऋणात्मक होता है। इसके हम कहने का मतलब, तो एफ बराबर +15 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण से कोई वस्तु 10 सेमी की दूरी पर, यू बराबर, और वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में रखते हैं, क्योंकि वस्तु जो बनती है ना वो जो है दर्पण के सामने बनती है, और दर्पण के सामने बनी सभी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें रखोगे सभी माइनस में होती है और दर्पण की पीछे वाली प्लस में होती है। ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति ज्ञात कीजिए, यानी प्रतिबिंब को बोले तो v से हम प्रदर्शित करते हैं। अब इसका जो फार्मूला होता है दर्पण का वो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। अब यहाँ पे 1/f की वैल्यू कितना दे रखा है, 15 सेंटीमीटर, तो हम इसे रख देंगे 1/15 बराबर 1/v की वैल्यू नहीं दे रखा है तो अभी इसे ऐसे ही रहने दो, प्लस 1/u की वैल्यू कितना दे रखा है, -10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर। अब बच्चे यहाँ पे 1/15 बराबर 1/v, और माइनस और प्लस मिलकर हो जाते हैं माइनस। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि माइनस गुणित्य प्लस बराबर माइनस। ठीक है, प्लस गुणित्य प्लस बराबर प्लस, और प्लस गुणित्य माइनस बराबर भी माइनस। ठीक है, माइनस होता है। इस चीज़ को चिन्हों का सबसे बड़ा खेल होता है। तो यहाँ पे हो गया 1/v और वस्तु की दूरी प्लस और माइनस मिलकर हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। अब 1/v अपने जगह पे है। ठीक है, जहाँ पे है वहीं पे है, और ये अपने जगह पे -1/10 प्लस में, अगर बराबर की इधर आएगा तो पक्षांतर का रूल कहता है ये धनात्मक हो जाएगा। 1/15 और प्लस 1/10, यही ना होगा बच्चा, क्योंकि पक्षांतर का रूल कहता है कि अगर कोई भी चीज़ें बराबर की इधर माइनस में तो इधर आएगी तो प्लस में हो जाएगा, गुणा में तो भाग में हो जाएगा, माइनस में तो अरे धन में है, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, गुणा में तो भाग में हो जाएगा। ये पक्षांतर का रूल कहता है। अब इन दोनों के बीच में हम लसा क्या ले सकते हैं बच्चा, जो दोनों से कट जाए। हम 30 ले लें, 30 तो ले सकते हैं, 15 दूना के 30। अब यहाँ पे जो लसा लेते हैं उसका मतलब कि इसमें भाग देना होता है, तो 15 का 30 में भाग दोगे 2, और 2 का मल्टीप्लाई फिर 1 में करना होता है, जो भी यहाँ पे संख्या हो। तो 2 × 2 प्लस 10 का भाग 30 में देंगे तो 10 तिहाई के 30, और 3 का भाग यहाँ पर करेंगे, गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 × 3। अब ये 3 और 2 मिलकर हो जाएंगे 5, और बट्टे में क्या है 30। 5 × 5 और 5 × 6 = 30, ये कट जाएगा। 5 × 5 और 5 × 6 = 30, यानी कि 1/v बराबर जो आ जाएगा आपका वो 1/6 आ गया। अब इसे हम उल्टा कर देंगे बच्चा, या तो उल्टा करिए या तो 6 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो 6 हो जाएगा, और v का 1 में कर देंगे तो v हो जाएगा। तो v बराबर प्लस का 6 सेमी आने का मतलब कि जो प्रतिबिंब है ये वस्तु के पीछे बन रही, दर्पण के पीछे बन रही। ठीक, किसके पीछे बन रही है, दर्पण के पीछे बन रही है, और जब दर्पण के पीछे बनने वाली वस्तु आभासी होती है। ठीक है, इसको आभास किया जा सकता है, लेकिन ये जितने भी बनते हैं ये सीधा बनते हैं। ठीक है, कैसे बनते हैं, सीधा। तो ये वस्तु की स्थिति पूछा था, हमने यहाँ पे दिखा दिया, -v सेंटीमीटर, यानी 6 सेंटीमीटर की दूरी पर जो है प्रतिबिंब की बन रहा है। ये आपका आंसर हो गया, ऐसे आपको हल करना है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद बच्चा यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन दे रखा है। ये क्या दे रखा है कि 2 ओम, 3 ओम तथा 6 ओम के प्रतिरोधों को किस प्रकार समायोजित करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध 4 ओम 1 ओम हो जाए। तो इसको भी हल करना बिल्कुल आसान है बच्चा। ठीक है,
इसको कैसे हल करेंगे, देखिए सबसे पहले बोल रखा है कि पहला तो 4 ओम हो जाए, ठीक है। तो हम पहले नंबर पे क्या करेंगे, देखिए तो यहाँ पर बच्चा जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन में आपको सबसे पहले 4 ओम लाना है। कितना लाना है, 4 ओम, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ओम लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4 ओम लाने के लिए 3 व 6 को समानांतर क्रम में जोड़ दीजिए। 3 ओम व 6 ओम को समानांतर क्रम में जोड़ दीजिए, किसमें, पैरेलल में, समांतर क्रम, ठीक है। समांतर क्रम में जोड़ने पर व 2 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, 2 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, ठीक है। अब देखना ध्यान से, सभी चीज़ें आपको प्रैक्टिस जितनी अच्छी रहेगी उतने शानदार मार्क्स आएगा। 3 ओम व 6 ओम को समानांतर क्रम में जोड़ेंगे। समानांतर क्रम का फार्मूला 1/के आर इक्विवेलेंट बराबर होता है 1/के R1 प्लस 1/के R2, ठीक है। अब यहाँ पे 1/R इक्विवेलेंट इक्वल 1/के R1 की वैल्यू कितना है, 3 ओम है, प्लस 1/के R2 का वैल्यू कितना है, 6 ओम है। अब इन दोनों में से हम क्या लसा ले सकते हैं, 6 ओम ले सकते हैं। 3 का भाग इस 6 में देंगे तो 3 दूना के 6, 2 बार में कटेगा, 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 एकम 2। 6 का 6 में भाग देंगे तो 1 बार में कट जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा और नीचे 6 है, 3 एकम 3, 3 दूना के 6, यानी कि 1/के R बराबर जो आ गया आपका 1/के 2 आ गया, ठीक है। अब इसे उल्टा कर देंगे तो R हो जाएगा और इसको उल्टा कर देंगे तो 2 हो जाएगा। या तो आप 2 का मल्टीप्लाई इधर कर सकते हो, R का इधर कर सकते हो, R एकम R, 2 एकम 2, R बराबर 2 ओम आ गया समानांतर क्रम में। अब हमने बताया कि इन दोनों को हम समानांतर क्रम में जोड़ेंगे और 2 ओम को हम श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। तो श्रेणी क्रम का फार्मूला जो होता है R इक्वल R1 प्लस R2 होता है। अब यहाँ पे एक R1 की वैल्यू कितना आ गई है, 2 ओम आ गई है, और एक 2 ओम बचा हुआ है, 2 ओम बराबर आपका आ जाएगा 4 ओम, ठीक है। एक तो निकल गया 4 ओम, और दूसरा है 1 ओम कैसे आएगा। 1 ओम के लिए हम क्या करेंगे बच्चा, सभी को समानांतर क्रम में जोड़ देंगे, यानी कि हमारे पास जो है 2 ओम है, 3 ओम है और 6 ओम दे रखा है क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। 1 ओम लाने के लिए इन सभी को समानांतर क्रम में जोड़ दो, यानी 1/के R बराबर 1/के 2 प्लस 1/के 3 प्लस 1/के 6। अब यहाँ पे 6 लसा ले लेंगे तो 2 का भाग देंगे तो 3 बार में कटेगा 6, 2 त्याई के 6, 3 का 1 में कर देंगे तो 3, और 3 का 6 में करेंगे तो 3 दूना के 6, 2 का 1 में कर देंगे, प्लस 6 का 6 में करेंगे 1, तो 1 का मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे, 3 2 5 1 6, 6/के 6 बराबर 1 आ गया, ठीक है। यानी 1/के R बराबर 1 ओम आ गया। अब इसको उल्टा कर देंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा, तो R बराबर आपका हो जाएगा 1 ओम, 1 को उल्टा करोगे तो उतना ही आएगा 1 ओम, ठीक है। यही आपका जो है आंसर है, इसी को हमें लाना था। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्वेश्चन। नेक्स्ट बच्चा अथवा में दे रखा है ये वाला कि किसी चालक के प्रतिरोध से क्या तात्पर्य है, ये किन किन कारकों पर निर्भर करता है। देखिए किसी चालक का वह गुण जो वैद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है या इसके मार्ग में रुकावट डालता है, उसे हम किसी चालक का प्रतिरोध कहते हैं। ये किन किन कारकों पर निर्भर करता है, तो ये इसी पर निर्भर करता है, F प्रोपोर्शनल IBL साइन थीटा। देखो क्या होता है कि ये जो होता है इसमें बहने वाली, चालक तार में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, चुंबकीय क्षेत्र के लगने वाला, चुंबकीय क्षेत्र पर लगने वाला बल के अनुक्रमानुपाती होता है, लंबाई L के जो है वो भी अनुक्रमानुपाती होता है, जैसे दो चीज़ों के बीच में बनने वाले कोणों के भी ये अनुक्रमानुपाती होता है। इसी को आपको लिखना है इसी सूत्र के माध्यम से। अब इसके बाद चौथा क्वेश्चन दे रखा है कि दिए गए परिपथ में गणना कीजिए। ये क्वेश्चन 6 नंबर का एग्जाम में पूछा गया है। अब यहाँ पर बच्चा है A तथा B बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालिए। तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, इस तरह का इमेज है, इस इमेज को ध्यान से अपने आंखों में बैठा लेना क्योंकि ये आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर है दिए गए परिपथ में गणना कीजिए। यहाँ पे देखा A तथा B बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध। आपका यहाँ पे एक बिंदु A है और दूसरा एक बिंदु B है, इन दोनों के बीच में कुछ आपके जो है प्रतिरोध जुड़े हुए, इन प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध निकालना है।
तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले ये और ये एक दूसरे के सामने जुड़े हैं, तो ये समानांतर क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, देखो जो आपका इस तरह से होता है ना, जैसे टिफिन आपका होता है, ये समानांतर क्रम में जुड़, टिफिन जो है खन्ने खन्ना रखते हैं लोग, तो वो समानांतर क्रम में होता है, सीढ़ी समानांतर क्रम में होता है। लेकिन जो ट्रेन की डिब्बा होती है ये श्रेणी क्रम में होती है। किस क्रम में होती है? श्रेणी क्रम में होती है। तो ये आपका क्या है, ऊपर है, एक दूसरे के ऊपर है, तो ये समानांतर क्रम में हो जाएगा। तो समानांतर क्रम का आपका पहला निकाल रहे हैं, ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध आर हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए बच्चा क्या करेंगे, 1/के आर बराबर 1/के R1 1/के R1 प्लस 1/के R2। 1/के R1 की भी वैल्यू 4 ओम है, प्लस 1/के R2 की भी वैल्यू 4 ओम है, 4 ओम। तो अब क्या होगा, हर समान है इन दोनों का, यानी नीचे वाला जो समान रहेगा तो सिर्फ एक ठो आप इस तरह से लिखिए, और ऊपर जो है 1 + 1 है तो इसको लिख देंगे 1 + 1 बराबर 2/के 4 हो जाएगा। ये चीज़ें समझ में आ रही कि नहीं बच्चा? देखो हमने आपको क्या किया, 4 ही हम समझो लसा ले लिया, 4 का मल्टीप्लाई 4 का भाग 4 में देंगे तो 1 का गुणा इसमें करेंगे तो 1 आ जाएगा, 4 का भाग फिर इसमें देंगे तो 1 आएगा, 1 का गुणा इसमें करेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 + 1 को हमने जोड़ा तो हो गया 2, और नीचे क्या है 4, तो 2/4। अब इसको काटना होगा तो 2 × 1 = 2, 2 दूना के 4, यानी कि 1/के R बराबर आपका क्या आ गया, 1/के R बटा ए बराबर 1/के 2। अब इसको उल्टा करेंगे, ठीक है, एक R हो जाएगा उल्टा, तो ये क्या हो जाएगा, इसका उल्टा बराबर 2 हो जाएगा, क्योंकि 1 का भाग 2 में तो उल्टा करेंगे तो 2/1 होगा, 1 का भाग 2 में देंगे तो वही आएगा, और 1/के R को उल्टा करेंगे तो R/1 होगा, 1 का भाग R में देंगे तो R ही आएगा, यानी एक तो R 2 ओम आ गया। लेकिन इसके साथ जब इसकी श्रेणी बनेगी तो ये बच्चा आप कुछ इस तरह से बन जाएगा, ये जो ऊपर नीचे है ना, अभी इसका वैल्यू 2 ओम आ गया, और इसके बाद क्या है, एक और जुड़ा हुआ है जो कि 4 ओम है। कितना ओम है? 4 ओम। तो अब ये और ये श्रेणी क्रम में हो गए, ये और ये सीरीज में हो गए। तो श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है, R बराबर R1 + R2। अब यहाँ पे R1 की वैल्यू में कितना निकाल लिया, 2 ओम निकाल लिया, और एक ठो कितना है, 4 ओम है, यानी टोटल R इक्विवेलेंट बराबर ये 6 ओम आ जाएगा। R इक्विवेलेंट बराबर यानी R तुल्य प्रतिरोध बराबर 6 ओम आ रहा है। ये तो निकल गया पूरा इसका R इक्विवेलेंट। अब यहाँ पे धारा का मान पूछ रखा है दूसरा नंबर पे। धारा का मान कैसे निकालेंगे बच्चे, यहाँ पर देखना ध्यान से, धारा का मान, ठीक है, धारा का मान ज्ञात करने के लिए तो धारा का जो फार्मूला होता है वो V बराबर हम I × R पढ़े हैं, तो I बराबर V/R हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है V बराबर I × R होता है। I की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो V अपने जगह पे R गुणा में इस पर भाग में हो जाएगा। यहाँ पे जो देखोगे आप सीरीज जो श्रेणी बनी है, परिपथ सर्किट बना है, इसमें वोल्टेज 6 वोल्ट दे रखा है, यानी वोल्टेज की जगह पे क्या लिख देंगे, 6 वोल्ट, और प्रतिरोध तुल्य कितना निकाले हैं, 6 ओम निकालें, 6 ओम बराबर जो धारा है वो 1 एम्पियर की धारा इसमें बह रही है। कितने एम्पियर की? 1 एम्पियर की, ठीक है, धारा कितने एम्पियर की, 1 एम्पियर की। अब इसमें तीसरा पूछ रखा है, ए तथा सी बिंदुओं के बीच विभवांतर, ए व सी के बीच सिर्फ विभवांतर निकालना है, ए व सी के बीच। तो इसको हमने निकाला था, ए व सी के बीच तुल्य प्रतिरोध। सबसे पहले यहाँ पर देखो 4 ओम 4 ओम, ठीक है, ए व सी के बीच निकाले थे, तो यहाँ पर जो निकला था टोटल इसका R इक्विवेलेंट वो कितना आया था, 2 ओम आया था। कितना आया था, 2 ओम। उसके बाद ना हम इसको जोड़े हैं बी वाले को, सबसे पहले ए व सी के बीच ही हमने निकाला है। देखिए यहाँ पर ए 4 ओम पैरेलल में है, समानांतर क्रम में, तो समानांतर क्रम में चीज़ें समझ में आ रही कि नहीं आपको? फिर से अगर आप कहोगे तो मैं निकाल दूंगा, ए व सी के बीच क्या निकालना है हमें, विभवांतर, ए व सी के बीच विभवांतर भी की वैल्यू को फाइंड करना है। तो इसके बीच में सबसे पहले हमें प्रतिरोध फाइंड करना पड़ेगा, ये दोनों पैरेलल में यानी समानांतर क्रम में है, तो इसको इसका जो फार्मूला होगा 1/के R बराबर 1/के R1 प्लस 1/के R2। अब 1/के R1 की वैल्यू 4 ओम है और 1/के R2 की भी वैल्यू 4 ओम है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 4 लसा लेंगे और ऊपर क्या हो जाएगा, 4 × 4, 1 का मल्टीप्लाई इधर, 4 × 4, 1 का मल्टीप्लाई इधर, ये हो जाएगा 2/के 4। अब यहाँ पर हो जाएगा 1/के R बराबर 2/के 4, 2 × 1 = 2, 2 दूना के 4, ये हो जाएगा 1/के R बराबर 1/के 2, 2 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 2 और R का 1 में करेंगे तो R,
तो ए व सी के बीच जो तुल्य प्रतिरोध आया है R बराबर 2 ओम आया है, लेकिन इसके पीछे हमसे क्या पूछा है, इसके बीच विभवांतर। विभवांतर V बराबर वोल्टेज बराबर क्या होता है, VAC बराबर I इंटू आर। हमने अभी पढ़ा आपको V बराबर I इंटू आर होता है। तो वोल्टेज V बराबर I की वैल्यू हमने कितना निकाला, 1 एम्पियर निकाला यहाँ पे। तो रख देंगे 1 गुणते R की जो वैल्यू है ए व सी के बीच तुल्य प्रतिरोध 2 ओम है, यहाँ पे 2 ओम रख देंगे। तो वोल्टेज V बराबर क्या आ जाएगा, 2 वोल्ट आ जाएगा। ठीक, विभवांतर का मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है। अब इसके बाद अथवा अगर ये नहीं आता तो आप इसे भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे है कि कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश की वर्ण विक्षेपण की परिघटना उपयुक्त किरण आरेख खींचकर स्पष्ट कीजिए। अब देखिए जैसे यहाँ पर एक ये हम ले रखा है प्रिज्म, ठीक है, इस तरह का एक क्या है प्रिज्म ABC। इससे क्या है, एक श्वेत प्रकाश इस तरह से हम डालते हैं। श्वेत प्रकाश कौन सी प्रकाश है, श्वेत मतलब सफ़ेद प्रकाश जो सूर्य की किरणों में थी। तो ये क्या होती है कि सप्त रंगों में विभक्त होती है। इस तरह से ये दूर फैलती है और कितने रंगों में फैल जाती है, जाकर सप्त रंगों में, 1 2 3 4 5, ठीक है, इस तरह से बना देते 6 7। अब ऊपर जो सबसे कलर होता है, सबसे ऊपर आपका लाल कलर होता है। तो ये सबसे ऊपर है तो ये वाला आपका लाल हो जाएगा, और इसके बाद आपका लाल के बाद ये आसमानी हो जाएगा, सॉरी लाल के बाद ये नारंगी होगा, ठीक है, नारंगी। नारंगी के बाद आपका हो जाएगा ये लाल नारंगी, और ये पीला, पीला के बाद हरा, हरा के बाद पीला, सॉरी हरा के बाद आपका नीला, नीला, नीला के बाद आसमानी, आसमानी के बाद बैगनी। अब इसको याद कैसे करना है, बैजनी आहपी नाला, ठीक है, कैसे देखो, बैजनी आहपी आहपी नाला, इसका मतलब बैगनी, यहाँ पे जामुनी, नीला, ऑरेंज, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ठीक है। अगर इंग्लिश में अगर इसको तैयार करना चाहो तो बाइब ग्योर होता है, बाइब BVIBGYOR, मतलब कि ये हो गया वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। ये हो गया आपका श्वेत प्रकाश, यानी कि जब कोई श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म पर पड़ती है तो अपने सप्त रंगों में विभाजित हो जाना ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। अब ये हो गया। अब इसके बाद है उपखंड ख, ठीक है। ये 5वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित यौगिकों का संरचना सूत्र लिखिए। यहाँ पे है प्रोपेनॉल 2 का या पेंटेनॉल का, 2 नंबर में आया हुआ है, ठीक है। ख नंबर दे रखा है आपका कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं का संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। पहला है कि जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट इक्वल जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। दूसरा दे रखा है मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड इक्वल मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। छठवां दे रखा है बच्चा कि प्रत्येक यौगिक के 2 उपयोग लिखिए। कास्टिक सोडा का, कास्टिक सोडा से जो कि हम क्या करते हैं बच्चा, उससे कपड़े उपड़ा साफ करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है, हड्डी टूट जाने पर प्लास्टर किया जाता है। ख नंबर दे रखा है संकलन अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नेक्स्ट देखते हैं 7वां। नेक्स्ट आपका यहाँ पे 7वां क्वेश्चन है कि निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कार्बनिक यौगिकों में निम्न को समझाइए। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये सभी अभिक्रियाएं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीटेड है। अथवा अगर ये नहीं आता तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र लिखिए। इसके निर्माण किस प्रकार से किए जाते हैं, इसके महत्वपूर्ण गुणधर्म तथा उपयोग लिखिए। 6 नंबर का क्वेश्चन है। अब इसके बाद आ जाता है उपखंड ग, जिसमें बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन मिलते हैं। 8वां क्वेश्चन है कि पुरुष में पाए जाने वाले लिंग गुणसूत्र का विवरण दीजिए, 2 नंबर का है। ख नंबर दे रखा है कि मेंडल द्वारा प्रतिपादित प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षणों को समझाइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि स्थलीय पारितंत्र में पाए जाने वाले खाद्य जाल को उदाहरण से समझाइए, 2 अंक का क्वेश्चन है। अगर ये नहीं आता तो आप अथवा में इसको भी कर सकते हो। ये दे रखा है कि नलिका विहीन ग्रंथियाँ क्या होती हैं। थायराइड ग्रंथियों की संरचना तथा उसके कार्यों का वर्णन कीजिए, 4 अंक का है। 10वां क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे मनुष्य के दोहरे परिसंचरण की व्याख्या कीजिए, 4 अंक का है। 11 नंबर क्वेश्चन की मेंडल के नियमों की उदाहरण से व्याख्या कीजिए, 6 अंक का क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अथवा मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, पाचन क्रिया का वर्णन भी कीजिए, 6 अंक का क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा, इन सभी को आप तैयार कर लेना। और अगर इसका सॉल्यूशन चाहिए तो सॉल्यूशन कमेंट बॉक्स में लिखना। वीडियो पसंद है तो लाइक करना, शेयर करना। मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।